Hi friends, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Today once again I am before you with a new subtopic, that is a fiber crop कॉटन अर्थात कपास। ये नॉन फूड क्रॉप और फाइबर क्रॉप का एक प्रमुख फसल है और ये क्लास 10th के चैप्टर से लिया गया है। इसमें भी हमें अन्य सब टॉपिक्स की तरह जितने भी पिछले फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स और अब हम लोग फाइबर क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, जितने भी सब टॉपिक्स पर हम लोगों ने अध्ययन किया, प्रकाश डाला, उन सभी में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड फिक्स किया था और इसमें भी उसी तरह से हम लोगों को इन ऑब्जेक्टिव्स को समझना है। पहला ऑब्जेक्टिव्स है इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। इससे जुड़े हुए जो परिचयात्मक बिंदु है, परिचयात्मक बातें हैं, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। इसके अतिरिक्त जोग्राफिकल कंडीशंस, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक दशाएं हैं, जिन भौगोलिक परिस्थितियों में इसे उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है, उस पर भी हम लोग प्रमुखता से प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ एरियाज ऑफ कल्टीवेशन, इसके खेती के जो विस्तृत क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके उत्पादन के बारे में जानेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी नोट्स से या इंट्रोडक्टरी फैक्ट से। तो सबसे पहले कॉटन एक प्रमुख रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। और आपको मालूम है मानव का 3 प्रमुख जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इससे पहले जो हम लोगों ने फूड क्रॉप्स का अध्ययन किया था वे सारे रोटी के बारे में था। अब हम लोग कपड़ा के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख फाइबर क्रॉप कॉटन क्रॉप है और यह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल है। और ऐसा माना जाता है कि हमारा देश भारत कॉटन क्रॉप का घर है, नेटिव प्लेस है। यहीं इसकी उत्पत्ति हुई, यहीं से इसका जो है आज के दौर में पहुंचने की यात्रा आरंभ हुई थी। और हेरोडोटस के लेख से यह प्रमाणित होता है, यह साबित होता है कि यह तकरीबन 3000 BC पूर्व इसका उपयोग भारत में आरंभ हुआ था और इसे यूनिवर्सल फाइबर भी बोला जाता है, वैश्विक रेशा। विश्व के प्रत्येक हिस्से में इसकी खेती होती है, लेकिन भारत में यह एक लीडिंग फाइबर्स है, एक प्रमुख फाइबर क्रॉप है। यहाँ यह बता दूं कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही बेल्ट्स में, दोनों ही क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। और इसे समझने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ ये हीट जोन्स ऑफ द अर्थ और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स को देखना ज़रूरी हो जाता है, समझना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री साउथ, ये जो रेड क्रॉसेस वाला ये एरिया है, ये जोन है, ये टॉरिड जोन भी कहलाता है और इसी को हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। ये दोनों हेमिस्फीयर में 0 डिग्री से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में बराबर है। यहाँ ये समझना है कि हमारा देश भारत यहाँ अवस्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीचों बीच होकर गुजरती है। तो भारत का दक्षिण हिस्सा, साउदर्न पार्ट, ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, वेयर एज भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है यह सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। सब ट्रॉपिकल जोन ये ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर जो है इससे ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ के बीच ये जो पट्टी है इसे सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहते हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल बेल्ट के अंतर आता है और साउदर्न पार्ट इसका ट्रॉपिकल बेल्ट के अंतर्गत आता है। तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट मतलब पूरी भारत में इसकी खेती की जाती है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे आप माउंटेनस रीजन में चले जाएंगे तो वहाँ टुंड्रा टाइप का जलवायु मिलता है, कहीं टाइगा टाइप का जलवायु मिलता है, जहाँ एक्सट्रीम कोल्ड मिलता है। तो उन क्षेत्रों में इसके लिए तो उपयुक्त टेम्परेचर नहीं मिलता है, पाला अधिक पड़ते हैं, तो उन क्षेत्रों में तो इसकी खेती नहीं हो सकती है। लेकिन उसके निचले हिस्से में जब चले जाएंगे मैदानी हिस्सों में, तो मैदानी हिस्सों में भी इसकी खेती होती है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया में भी इसकी खेती होती है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ है, उसको विस्तार से हम जानेंगे एरियाज एंड प्रोडक्शंस में। तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों बेल्ट्स में इसकी खेती होती है और इसे कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए। पाला इसका दुश्मन होता है, इसलिए जब इसका ग्रोइंग टाइम होता है उस समय तो निश्चित रूप से वैसे क्षेत्र में इसको उगाना संभव हो पाता है जिन क्षेत्रों में पाला नहीं हो पड़ता है। तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसके आवश्यक है। और जब आप इसको खरीफ और रबी क्रॉप्स में बांटना चाहेंगे तो ये खरीफ क्रॉप्स है। इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है जो बरसात के दिनों में उपलब्ध हो पाता है वैसे क्षेत्र में भी जो ड्रायर रीजन है। और इसके मैच्योर होने के लिए, इसको परिपक्व होने के लिए कम से कम 6 से 8 मंथ्स का टाइम लगता है, का अवधि चाहिए। ज्योग्राफिकल कंडीशंस वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है। इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। प्रश्न इंट्रोडक्टरी फैक्ट से भी पूछे जाते हैं, एरियाज एंड प्रोडक्शन से भी पूछे जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा संभावना जो क्लास एग्जाम्स है उसमें बनती है। वैसे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें ये तीनों ही पार्ट से, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, एरियाज एंड प्रोडक्शंस, तीनों ही पार्ट से शॉर्ट आंसर टाइप हो, लॉन्ग आंसर टाइप हो या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स हो, MCQs हो, तो उन सारे प्रश्नों में इन तीनों पार्ट से प्रश्न सेट किए जाते हैं। वैसे हमारे इन सारे वीडियोज़ को देखने के बाद चाहे किसी भी स्तर के एग्ज़ाम्स हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हो, तो वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी और लघु उत्तरीय प्रश्न को भी कवर करता है। इसलिए इसको ध्यान से देखें, हर एक पार्ट महत्वपूर्ण है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर हम लोग आते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशंस अर्थात भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक परिस्थितियाँ जिसमें कपास का उत्पादन संभव हो पाता है, कपास के उत्पादन के लिए जो आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हम लोगों को टेम्परेचर को देखना है। टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड्स होता है, मतलब उच्च तापमान। वर्ष भर इसको यूनिफॉर्म टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर मध्यम वर्षापात की आवश्यकता होती है। और जब मिट्टी की बात करते हैं तो लोमी एंड लावा सॉइल्स इसके लिए सबसे उपयुक्त सॉइल्स होते हैं, मिट्टियाँ होती है। दोमट मिट्टी और लावा मिट्टी, लावा मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी ही जाती है, तभी तो लावा मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। ब्लैक सॉइल्स या ब्लैक कॉटन सॉइल्स के रूप में भी इसे हम पढ़ते हैं, जानते हैं। अब हम लोग आते हैं एरियाज इन प्रोडक्शंस को देखते हैं। एरिया और प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो
सबसे पहले ये जान लें कि ये साउदर्न इंडिया जो है वह नॉर्दर्न इंडिया से ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है। कारण है कि साउदर्न इंडिया में जो लावा सॉइल्स है, ब्लैक सॉइल्स है, इसके लिए सबसे आइडियल सॉइल्स माना जाता है, वह वहाँ उपलब्ध है। खास करके जो गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो गुजरात इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो तकरीबन 25% देश का कुल उत्पादन का 25% उत्पादन यहाँ से लिया जाता है गुजरात से। वह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ इसका बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यह सबसे आदर्श क्षेत्र इसके लिए है। और यहाँ जो कॉटन होते हैं उसके स्टेपल छोटे होते, स्मॉल स्टेपल होता है। आप इसका कैटेगराइज करेंगे, अगर इसके प्रकार को देखेंगे तो इसके स्टेपल के आधार पर इसे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। स्मॉल कैटेगरी, मीडियम और लॉन्ग स्टेपल कैटेगरी। तो ये यहाँ खेती इसका बहुत आयात से होती ज़रूर है, लेकिन यहाँ के जो कॉटन है वह शॉर्ट स्टेपल वाले होते हैं, स्मॉल स्टेपल वाले होते हैं। ये जो मीडियम स्टेपल कॉटन है, यह खास करके जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है वह तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में मीडियम स्टेपल वाले कॉटन ग्रो किए जाते हैं। हालांकि इसका जो पर हेक्टेयर उत्पादन है वह लो है, यील्ड इसका लो है। और तीसरे नंबर पर आता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जो एलिवियल सॉइल नॉर्दर्न इंडिया के विस्तृत मैदानी क्षेत्र हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, उन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, जहां लॉन्ग स्टेपल कॉटन का उत्पादन लिया जाता है। और इसके अंदर जो स्टेट्स आते हैं वह खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन क्षेत्रों में इसकी खेती बहुत आयात से होती है। पंजाब तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक तो गुजरात है, लेकिन पंजाब में जो पर हेक्टेयर उत्पादन है सबसे अधिक है, क्योंकि पंजाब खेती के मामले में वहाँ जो यंत्रीकरण हुआ है खेती के क्षेत्रों में वह बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और उस यंत्रीकरण के कारण जो वहाँ मैन्योर्स, इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, इन सारे कारणों से यहाँ का पर हेक्टेयर उत्पादन न सिर्फ कॉटन बल्कि जितने भी फसल लिए जाते हैं सारे फसलों का जो पर हेक्टेयर उत्पादन है वो अत्यधिक होता है। तो कॉटन का भी पर हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। अब हम लोग कॉटन से जुड़े हुए एक स्टैटिस्टिकल डेटा को देखते हैं और समझते हैं कि इन 2 वर्षों में 1985 टू 1996 से जब हम अगले 1999 2000 में देखते हैं तो इसमें किस तरह का वृद्धि दर्ज किया गया है, इसको देखेंगे और समझेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कॉटन से जुड़े हुए डेवलपमेंट हुए हैं। तो एरिया अंडर कल्टीवेशन, जितने क्षेत्र पर इसकी खेती की जाती है उसका जो विस्तार है वह भी बढ़ा है। उसके बढ़ने का जो है कारण है इरिगेशन के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जो एक रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ है, यह भी एक कारण है। दूसरा कारण है यंत्रीकरण, तो और तीसरा कारण है जो उर्वरक का सही इस्तेमाल। तो इन सारी चीज़ों के बल पर इसके जो खेती का क्षेत्र है उसमें विस्तार देखा गया है। जो 1985 टू 1986 में 75 लाख हेक्टेयर्स था वह बढ़कर 1999 टू 2000 में 90 लाख हेक्टेयर्स हो गया। 75 लाख से बढ़कर 90 लाख हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो वृद्धि हुई है यह किन कारणों से हुआ। तो कारण का चर्चा हम लोगों ने किया। और जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में भी वृद्धि हुई। यह भी
इस साल में 22 लाख बेल्स था, जो बढ़कर इस साल में 116 लाख बेल्स हो गया, 116 लाख बेल्स हो गया। बेल्स जो कॉटन का बड़ी बड़ी गांठें होती है उसको बेल्स में काउंट किया जाता है। जब हम पर हेक्टेयर उत्पादन को देखते हैं तो इस साल में 85 to 86 में 193 kg पर हेक्टेयर था, जो बढ़कर 226 kg पर हेक्टेयर हो गया। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई, और यह भी जो वृद्धि है यह मानव प्रयास से, उर्वरक के सही चुनाव के कारण और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के बल पर संभव हो पाया है। तो ये रही फाइबर क्रॉप कॉटन से संबंधित सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।